एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारे दूसरे इकाई के अंतर्गत जो हमने अध्ययन की एक प्रणाली चालू की है उसमें नेतृत्व कौशल का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें लीडरशिप स्किल जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। जो उसके विशेषणात्मक मुद्दे हैं उनका यहाँ पे हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम नेतृत्व कौशल क्या है उसकी प्रस्तावना रूप से उसको समझने की कोशिश करेंगे, परिभाषाओं के रूप से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद नेतृत्व कौशल के जो प्रकार जो अस्तित्व में है, जिसके आधार पे या जिस प्रणाली में कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नेतृत्व करता है, ऐसे अलग अलग नेतृत्व के प्रकारों का आज हमने यहाँ पे अध्ययन करना है। या हम उसको प्रकार के अलावा ये भी बोल सकते हैं कि नेतृत्व के रूप कौन कौन से हैं, किन रूपों में एक मार्गदर्शक, एक लीडर, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने समूह को या अपने अधीनस्थों को लेकर काम करता है। उन भिन्न भिन्न रूपों का आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कौशल नेतृत्व या नेतृत्व कौशल या नेतृत्व कौशल का अर्थ क्या है। तो जैसे कि नाम से ही अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेतृत्व माने क्या है। तो अंग्रेजी में हम जिसको लीडरशिप स्किल कहते हैं, तो एक व्यक्ति जिसमें ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी कैपेबिलिटीज है, जिसको हम क्षमताएं कहते हैं, कि जो अपने साथ अन्य लोगों को लेकर चले, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, अपनी सोचने की क्षमता के आधार पर खुद का तथा अन्य लोगों का एक समूह बना के कार्य करने के लिए वो खुद उत्तेजित हो, मतलब जिसको हम इनिशिएटिव लेना बोलते हैं, कि वो स्वयं स्फूर्त होके आगे आए। इन सभी प्रकारों से या इन सभी जानकारी के आधार पे हम बोल सकते हैं कि नेतृत्व कौशल एक ऐसा महत्वपूर्ण कौशल है या नेतृत्व एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है कि जिसके आधार पे हम अपना जो एक स्पेशल आइडेंटिटी है या स्पेशल यूनिकनेस है वो जता सकते हैं, बता सकते हैं। अब कैसे? जैसे ये एग्जाम्पल हमने इसके पहले भी लिया था कि अगर 5 लोग सेम कैटेगरी के पद पर या पोस्ट पर कार्यरत है, अलग अलग विभाग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में 5 व्यक्तियों को बिल्कुल सेम पद दिया गया है, सेम पोस्ट दी गई है। तो जब सेम पोस्ट पर सभी लोग कार्यरत है, तो सभी लोगों में सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाला मैनेजर कौन सा है, सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाला प्रबंधक कौन सा है, ये देखा जाता है। मतलब 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, अलग अलग विभागों को समझा जाता है और उनमें से सबसे क्रियाशील व्यक्ति कौन है, इसका वहाँ पे जो वरिष्ठ एक श्रृंखला होती है वो वहाँ मतलब उनका क्या बोलते हैं, हम उसको स्टडी कर सकती है कि कौन सा व्यक्ति या किस प्रबंधक में नेतृत्व गुण है। अब वैसे देखा जाए तो प्रबंधक बना है मतलब नेतृत्व गुण है, लेकिन उस नेतृत्व गुण का आधार लेके वो कौन से प्रकार का कार्य या कौन कौन सी नई जो क्रियात्मक मतलब जो सोच है वो आगे लाता है और व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, ये भी देखा जाता है। तो नेतृत्व कौशल में हम ये बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रांग, जितना सुदृढ़ व्यवसाय का या संगठन का नेतृत्व होगा, उतना ही उसकी आगामी जो पहल है, आगामी जो उसकी चाल है उस व्यवसाय की, जो हम व्यवसाय चलना बोलते हैं, वहाँ पे वो खुद के पाँव पे चलता नहीं है, बट वो कितने दिन रन कर सकता है, कितने दिन वो एग्जिस्ट कर सकता है व्यावसायिक जगत में, ये कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व पे निर्धारित करता है, उसकी जो लीडरशिप करने वाली जो व्यक्ति है उस पर निर्धारित करता है। अब इस प्रस्तावना के आधार पे हम नेतृत्व की या नेतृत्व कौशल की एक परिभाषा गढ़ सकते हैं। तो वो परिभाषा ये होगी कि नेतृत्व कौशल एक ऐसा गुण है जो अपने अधीनस्थों को या अपने समूह के अंदर आने वाले लोगों को एक दिशा निर्देशित करे, एक काम करने का सलीका बताए और उस सलीके के आधार पर संगठन को एक ऊंचे लेवल पर ले जाए या ऊंचे स्तर पर पहुंचाए, इसके लिए कार्यरत शक्ति माने नेतृत्व कौशल है। अब नेतृत्व कौशल को
संपूर्ण रूप से समझने के बाद हम नेतृत्व कौशल के अलग अलग यहाँ पे प्रकारों का अध्ययन करेंगे तथा अलग अलग रूपों का अध्ययन करेंगे कि अब जो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है या जिन व्यक्तियों के पास नेतृत्व कौशल है, नेतृत्व करने का अधिकार है, तो वो अपने नेतृत्व कौशल का या अधिकार का प्रयोग किस रूप में करते हैं, इसके आधार पर नेतृत्व के प्रकार बनाए गए हैं। अब नेतृत्व के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार यहाँ पे जो बताया गया है वो है तानाशाही नेतृत्व। अब तानाशाही नेतृत्व में हम जैसे नाम से ही समझ रहे हैं, आप किसको सबसे ज्यादा मतलब किसको आप तानाशाह कह के बुलाते हो, तो इसके लिए एक हिटलर नाम बहुत फेमस है। अगर आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं मानता है, हमेशा आपकी मतलब वो खुद की बात आप पे थोपना चाहता है, अपने मन मुताबिक काम करवा लेना चाहता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप उस व्यक्ति को क्या कह के संबोधित करते हो, हिटलर है, हिटलर आ गया। ऐसे कई नाम ऐसे वहां पे रखे जाते हैं, तानाशाह बोला जाता है, हिटलर बोला जाता है, ऐसी कई प्रकार की संबोधन उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो आज उसी व्यक्तियों के आधार पे हम नेतृत्व को भी तानाशाही नेतृत्व में यहाँ पे पढ़ेंगे कि तानाशाही नेतृत्व क्या होता है। तो ये उस प्रकार के नेतृत्व करने वाले अधिकारी होते हैं या ऐसे अधिकार मतलब जिनके पास अधिकार है, ऐसे अधिकार रखने वाले व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने मर्जी के हिसाब से अपने अधीनस्थों से काम करा लेते हैं। फिर वो अपने अधीनस्थों से मतलब जैसे यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं कि जैसे ये अगर हमने कार्य प्रणाली बना ली, ये है प्रबंधक और इस प्रबंधक के हाथ के नीचे काम करने वाले ये 4 अधीनस्थ हैं। तो इन 4 अधीनस्थों को या इस प्रबंधक के मध्य जो यहाँ पे संबंध रहने वाला है वो केवल और केवल ऊपरी छोर से नीचे की ओर आने वाला होगा, मतलब केवल और केवल यहाँ पे आदेश ही मिलेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई भी मतलब यहाँ पे आदान प्रदान विचारों का नहीं होगा। इन विचारों को बोलने की तक मुभा नहीं होगी, सलाह देने की तक मुभा नहीं होगी, या ये कुछ अपनी मतलब वहां पे व्यथा बता नहीं सकते कि काम करने में क्या दिक्कत है, बस जैसे ये बोल रहे हैं वैसे ही इन्हें काम करना होता है। बहुतांश बार ऐसा होता है कि ये जो नेतृत्व करने वाली व्यक्ति है ये अपने अधीनस्थों की बात को न समझते हुए उन्हें मतलब जैसे यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डरा धमका के कि जैसे अब ये निचली स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, नीचे काम करने वाले लोग हैं, निम्न स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, तो इनकी जो नौकरी के संदर्भ में इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षितता होती है, उसका फायदा ये ऊपरी जो अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो बहुत बार उठाते हैं। इसलिए डरा धमका के या अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके मेरे मन मुताबिक ही काम होना चाहिए, इस प्रणाली पे जब नेतृत्व किया जाता है तो उसे तानाशाही नेतृत्व कहते हैं या जिसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद है जनतांत्रिक नेतृत्व। अब जनतांत्रिक नेतृत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप या जनतांत्रिक नेतृत्व हम हमारे हिंदी के भाषा में अगर देखें तो फिर भी आप जनतांत्रिक से शब्द समझ पा रहे, अर्थ समझ पा रहे कि जहाँ पे जनता को मध्य में रखा गया है। अब ये जनता कौन सी है, तो ये काम करने वाली ये जो लोग हैं, अब यहाँ पे जो प्रबंधक तथा उसके अधीनस्थ है, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, इनके मध्य जो रिलेशन है वो अब हमें थोड़ा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। अब कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे जो काम करने वाले अधीनस्थ है इनसे उनकी सलाह मांगी जाएंगी। प्रबंधक या वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थों के बीच में विचार विमर्श किया जाएगा, सलाह मशवरा किया जाएगा, विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। मतलब इन लोगों को अब बोलने की यहाँ पे जो हम बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिलता है। उसके अलावा बोलना ही नहीं तो कोई नए अवसर या नई जो प्रणाली है, जो टेक्निक इन्हें नहीं पता पर इन लोगों के पास हो सकती है, तो वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और जो प्रबंधक है या वरिष्ठ अधिकारी है वो इन लोगों को काम करने के लिए थोड़ा यहाँ छूट देता है कि ये अपने मन से
काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूछना पड़ता है, पहले सलाह मशवरा लेना पड़ता है और उसके बाद वे काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नेतृत्व है वो नेतृत्व कैसा है, भले ही नेतृत्व इनके पास है लेकिन उस नेतृत्व को बांट के लोगों को वहां पे मतलब जिसको हम बोलेंगे कि एक अधिकार जो दिए गए हैं वो डिसेंट्रलाइज वे में वहां पे दिया जाता है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, लेकिन तानाशाही में, लेकिन जनतांत्रिक में ये डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है, जिसमें जो निम्न स्तर पे काम करने वाले लोग हैं एटलीस्ट वो अपनी सलाह रख सकते हैं, अपने तौर पे काम करने की सोच सकते हैं। ये भी एक नेतृत्व प्रकार है। इसके बाद का जो तीसरा नेतृत्व प्रकार है वो है स्वतंत्रतात्मक नेतृत्व। अब इसमें क्या है, तो जनतांत्रिक नेतृत्व से भी ज्यादा मतलब अधीनस्थों को जहां पूर्ण रूप का स्वतंत्र दिया गया है, पूर्ण रूप से जहां पे कर्मचारी स्वतंत्र है, अपना खुद का जो काम करने का जरिया मतलब काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है वो खुद चुन सकते हैं। उन्हें कौन से विभाग में मतलब कौन से काम में ज्यादा रुचि है इसके आधार पे वे अपने काम का चयन कर सकते हैं। मतलब पूर्ण कार्य अधीनस्थों को यहाँ पे इतनी छूट दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि यहाँ पे तनाव की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत कम मानी जाती है, उल्टा लोगों के मध्य एक स्वतंत्रता का भाव होता है, बर्डन कम होता है, तनाव बहुत कम होता है, स्ट्रेस बहुत कम होता है और काम करने का सबका एक निराला या अलबेला ढंग जिसको हम बोलते हैं वो होता है। हर एक व्यक्ति अपने मुताबिक वहां काम करता है। ये है स्वतंत्रतात्मक नेतृत्व। अब ये नाम से ही हम जैसे यहाँ तक का समझ ले है, लेकिन चौथा अब यहाँ पे एक नेतृत्व का प्रकार दिया गया है वो है उत्पादन प्रेरित नेतृत्व। अब उत्पादन प्रेरित नेतृत्व क्या होगा, तो इसमें सबसे मेन जगह पर मतलब अब यहाँ जो नेतृत्व करना है वो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करना है, या नेतृत्व का मकसद ही ये है कि हमारे जो संगठन है जो या संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ संगठन का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। और इस पर मतलब उसे मद्देनजर रख के, उसे केंद्र स्थान में रख के जो नेतृत्व कार्य करता है उसे उत्पादन प्रेरित नेतृत्व कहते हैं। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रकार यहाँ पे दिया गया है मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व। अब मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व में हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पे लोगों से काम करवा लेने का मतलब, या जिसको हम बोलेंगे कि इंसानों को या यहाँ पे जो ये अधीनस्थ है, कर्मचारी है, इन्हें बीच में रखा जाता है, केंद्र स्थान में रखा जाता है। और उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व में यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थ होते हैं इनके मध्य एक अच्छा संबंध देखा जाता है। और यहाँ पे कई ऐसे मतलब जिसको हम लुभावने जो बोलते हैं कि आकर्षक ऐसे ये दिखाए जाते हैं, या जिसमें हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, काम करने वालों को, और उनसे ज्यादा काम करवा लेते हैं, ऐसे सब बातें यहाँ पे मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व में आती है, जिसमें हर एक मतलब जो भी वहाँ टेक्निक यूज की जाएगी उस टेक्निक का आधार मानवीय संबंधों को अच्छा रखने के लिए होगा, और उससे जो काम करने वाले लोग हैं वे भी खुश होकर या किसी लालच के लिए वे भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए नेतृत्व में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए कि लोगों को बांध के रखे, लोगों के मध्य एक अच्छा जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग रखे और काम भी उनसे करवा ले। तो ये सब चीजें नेतृत्व के प्रकारों में आती है, जिसमें तानाशाही, जनतांत्रिक, स्वतंत्रतात्मक, उत्पादन प्रेरित तथा मानवीय संबंध प्रेरित नेतृत्व का आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि नेतृत्व कौशल लेने के लिए या नेतृत्व करने के लिए किन गुणों का आधार हम ले सकते हैं, अब उस पर एक अलग वीडियो बनाने के बजाय मैं यहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि नेतृत्व कौन सा व्यक्ति कर सकता है। तो जो ग्रुप में या समूह में काम करने का जिसमें भाव हो, जो सर्व समावेशक हो, जो दूरदृष्टि रखता हो, मतलब जो आगे की सोच, जिसको आज ही समझ आ जाए कि भविष्य में क्या हो सकता है और उसके लिए वो अपने आज ही हाथ पांव बिल्कुल मजबूत रखे, स्ट्रांग व्यक्ति हो, सुदृढ़ व्यक्ति हो, बुद्धिमत्ता से एकदम
प्रॉम्प्ट वाला जो जिसको हम चीज बोलते हैं, एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, जो नेतृत्व करने के लिए लोगों को जो कुशलता के साथ लेकर काम कर सकता हो, वे ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। और ये सब नेतृत्व के गुणों में आता है। जैसा अगर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट की, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड की है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आपने वहां पे देखा होगा गौर से, तो जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो भी वहां है, और जिन चीजों का आधार लेकर मैंने मतलब वीडियो बनाया है, या जो चीजें मेन रूप से वीडियो में नहीं पढ़ाने में आई है, वो भी मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड की है। तो ऐसे ही अब जैसे यहाँ पे हर चीज गुण या उसकी क्या विशेषण है, ऐसे छोटे छोटे इस पे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो ये सभी चीजें मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में सेकेंड यूनिट खत्म होने के बाद प्रोवाइड करूंगी, जो आप अगर वहां पे गो थ्रू एक बार हो जाओगे उस वीडियो से, तो वो भी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और वो बहुत नॉर्मल चीज है, जैसे नेतृत्व के लिए कौन से गुण चाहिए, तो ये हम बिना देखे भी बता सकते हैं। जो मेन चीज है, जो कोर एलिमेंट है इस यूनिट का, वो मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पे साझा करूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।